by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. आज के चुनावी माहौल में जो कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं उससे काफ़ी निराशा पैदा होती है। गरीब आदमी के लिए या साधारण कार्यकर्ता के लिए अब चुनाव में तो खड़ा होना संभव नहीं है। चाहे कोई दल हो, सब ऐसे उम्मीदवार की तलाश करते हैं जो टिकट लेने से लेकर चुनावी खर्चे तक खुद वहन कर सके। खर्चा इतना बढ़ गया है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और जो बड़े नेता हैं उनके क्षेत्र में तो खैर कल्पना ही नहीं की जा सकती है, आज से नहीं कभी से। ऐसा इसलिए भी कि जो बड़े नेता हैं, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, संसदीय राजनीति में सक्रिय हैं और उनके नाम पर पार्टी चलती है या पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे तो मेरा राजनीतिक वजूद ही नहीं रहेगा। तो उनके क्षेत्र में पहले से बेशुमार खर्चा हुआ करता था, लेकिन आजकल तो आप कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस संदर्भ में, इस पृष्ठभूमि में मुझे अपना पहला चुनाव याद आ रहा है। हालांकि मैंने संकल्प किया था कि 40 वर्ष के उम्र के पहले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक फिसलन 1977 में आया था जब संचालन समिति के बैठकों में कुछ सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए अनुशंसित किया गया था और जनता पार्टी के संसदीय दल ने उनको उम्मीदवार बनाया था। उसमें मैं भी था। 1977 का चुनाव हो रहा था। पार्टी की ओर से मुझे सिंबल मिल गया और मैंने अपना नॉमिनेशन जो है आरा में जाकर भर दिया। आरा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में। लेकिन मन कचोट रहा था कि मैंने तो संकल्प लिया है कि 40 वर्ष के पहले जो है, उम्र के पहले किशन पटनायक के सिद्धांत के अनुसार नहीं लड़ूंगा। लेकिन द्वंद्व में था, पेश में था। उसी भी समय बाबूजी बक्सर से सांसद हो गए थे, 77 में ही सांसद हो गए थे। उन्होंने रात में हमको बुलाया और भोजपुरी में ही पूछा कि तारा चुनाव लड़े के मन बा? तो मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जाके नॉमिनेशन वापस ले लो। मैंने नॉमिनेशन वापस ले लिया। यह इसलिए भी विशेष रूप से याद है कि आज जो परिवारवाद का आरोप लगता है, मैंने पूरे राजनीतिक जीवन को अच्छे अच्छे नेता दांव पर लगाकर अपने अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। उस समय 77 में क्या स्थिति थी और मेरे पिताजी का क्या राजनीतिक मूल्य था, ये इसको कहने के लिए, साबित करने के लिए मैंने नॉमिनेशन तो वापस लिया। लेकिन मैंने जिस तरह के लोगों को जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, या उस समय सत्येंद्र बाबू जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, इन सब
को उठा के 4-5 लोगों का मैंने उदाहरण दिया था कि ऐसे ऐसे लोगों को, मैंने जो पार्टी जनता पार्टी संपूर्ण क्रांति के कोख से जिसका जन्म हुआ है, उसके ऐसे ऐसे उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। तो मैं चुनाव नहीं लड़ा 77 का, 80 का चुनाव भी नहीं लड़ा है। 80 के मैंने चुनाव के विधानसभा के चुनाव के पहले बाबूजी का देहांत हो चुका था। और मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया है कि कर्पूरी जी ने, ऐसे तो तमाम लोगों ने, तमाम विपक्षी नेताओं ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं चुनाव लड़ जाऊं, बल्कि दबाव बाबूजी की मृत्यु के तत्काल बाद हुआ, जब पटना में श्राद्ध हो रहा था। उनका क्षेत्र के लोग आए थे, उन लोगों ने कहा कि तू चुनाव लड़े चला। 77 में जब मैंने अपना टिकट लौटाया था, उसके बाद प्रोफेसर जय नारायण मिश्र जो है वो मैंने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजयी घोषित हुए थे। जय नारायण भाई हमारे क्षेत्र के ही और हमारे ससुराल के भरौली के रहने वाले थे और बहुत ही मैंने पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। हमारे ही आर ब्लॉक वाले घर पर जय नारायण भाई, गोरख भाई, ये लोग रख के वहाँ पढ़ते थे। तो जय नारायण भाई विधायक हो गए थे, वो भी श्राद्ध में आए हुए थे। अब लोगों ने जिस तरह से दबाव डालना शुरू किया, तो मैंने उस दबाव को टालने के लिए कहा कि जय नारायण भाई खाली करेंगे तो ना, अब ये कहेंगे तो मौजूदा विधायक हैं, ये कहेंगे कि हाँ भाई तू लड़ा, हम ना लड़ा, तब ये बात संभव है, मुमकिन है। तो जय नारायण भाई को लोगों ने पकड़ा और हमको याद है कि जय नारायण भाई वहाँ से पलायन कर गए। खैर मेरी जान बची। कर्पूरी जी ने बहुत दबाव डाला। उनको मालूम था कि हम किशन पटनायक के साथ जुड़े हुए हैं उनके लोहिया विचार मंच में। तो उन्होंने कहा कि निर्दलीय लड़ना चाहते हो तो निर्दलीय लड़िए, हम सब लोग आपका समर्थन करेंगे। लेकिन हम राजी नहीं हुए। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1985 में राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते। हमारे मन में आया कि राजीव गांधी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनको इतनी बड़ी ताकत मिल गई है, न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति है। पता नहीं लोकतंत्र को इतनी ताकत मिलने के बाद वो चला पाएंगे या नहीं। तो इसी बीच मुझे जानकारी मिली, हम अपने एक मित्र के घर पर बैठे हुए थे। एक वर्मा जी थे, एच.एन. वर्मा या एच.के. वर्मा, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, वो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता थे। तो वो भी वहाँ मौजूद थे जहाँ मैं बैठा हुआ था और उन्होंने बताया कि बिंदेश्वरी दुबे जी शाहपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दुबे जी माने उसी विधानसभा क्षेत्र के बिहिया प्रखंड के महुआव गांव के रहने वाले थे। जन्म कर्म उनका वहीं हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो कोयला के क्षेत्र, मैंने खास करके बेरमो में, वो मजदूर संगठन के साथ जुड़े हुए थे और बड़े मजदूर नेता में उनकी गिनती होती थी। इसलिए मजदूर नेता तो थे लेकिन जन नेता नहीं थे। बहुत सारे लोगों को उस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ये जानकारी नहीं थी कि बिंदेश्वरी दुबे का जन्म वहीं हुआ है। उस समय भी दुबे जी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, माने प्रेसिडेंट थे, और उनके बारे में चर्चा थी कि चंद्रशेखर सिंह जी जो उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री थे, चुनाव के बाद उनको बदला जाएगा और उनके स्थान पर बिंदेश्वरी दुबे बैठेंगे। जब ये जानकारी वर्मा जी ने हमको दी तो हमको लगा कि
उस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति ऑपोजिशन में, कांग्रेस विरोध वाली पार्टियां जो है उसमें कोई नहीं दिख रहा है जो उनके सामने टिक पाए। और मन में ये भी आशंका थी कि राजीव गांधी को इतना बड़ा बहुमत मिला है, कहीं ऐसा नहीं कि वो आदमी भी तानाशाह हो जाए। तो अब कह सकते हैं ये भी कि चुनाव लड़ने वाली भावना जो है मेरे अंदर सोई हुई थी। तो उसको लगा कि विधानसभा के चुनाव में जहाँ जहाँ मुमकिन है कांग्रेस का मुकाबला करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए उसको हराने का। हमारा उस क्षेत्र से उस तरह से संपर्क था नहीं। संपर्क यही था कि बाबूजी 1952 से वहाँ चुनाव जीत रहे थे, लोगों का आना जाना माने हुआ करता था घर में, इसलिए प्रायः उनके अधिकांश नज़दीकी जो लोग थे उनको हम जानते थे व्यक्तिगत रूप से। उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी, कड़की भी थी। मेरे पास एक राजदूत मोटरसाइकिल थी जो सेकंड हैंड मैंने ख़रीदा था। हम एक झोला में, उसमें हम फोल्डिंग चटाई लेके चलते थे। तो फोल्डिंग चटाई और कपड़ा लेके और मोटरसाइकिल के पीछे कैरियर में उसको बांध के और हमने इस क्षेत्र में घूमना शुरू किया। करीब करीब 25-30 गांव में हम जो जिनसे मैं परिचित था, बाबूजी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनसे मैंने पूछा। और पहले तो दुबे जी के बारे में बताया। अधिकांश लोग दुबे जी के बारे में नहीं जानते थे। ये जानते थे कि कुछ लोग जानते थे कि हाँ भाई बिहार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका जन्म क्रम में यही हुआ है ये नहीं जानते थे। तो हम लोगों को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है, बड़े नेता हैं और उनके बारे में भी माना जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को जो बहुमत आएगा तो चंद्रशेखर जी के बदले यही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो हम आप लोगों से सलाह करने के लिए आए हैं कि हम क्या करें, चुनाव हम लड़ना चाहते हैं, लड़ें या नहीं लड़ें। सब लोगों ने कहा कि ना लड़ो, हम लोग मदद करेंगे आपकी। फिर हमारे दिमाग में क्या हुआ, हम सोचे कि गांव-गांव में घूम करके लोगों से पूछना चाहिए। और मैंने घूमना शुरू किया और गांव में घर घर में जाके, प्रायः घर घर में जाकर मैंने पूछना शुरू किया। इस अभियान से बाबूजी की ताकत, बाबूजी के राजनीति की गहराई का भी मुझे एहसास हुआ। मैं किशन जी के साथ था, आदर्शवादी राजनीति थी हम लोगों की। और उस समय लगता था कि बाबूजी जो है वो उस तरह से सोशलिस्ट नहीं है जिस तरह से हम हैं। ये मन में वहाँ जाने के बाद लगा कि हम तो उनके सामने कहीं है ही नहीं। ऐसा लगा कि जैसे घर घर से उनका संपर्क हो। मैंने कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे गांव में हम गए, मोटरसाइकिल लगा के गांव में घुसे। जो पहला दरवाज़ा था उस पर चौकी पर मैंने आदमी एक लेटा हुआ था। मोटरसाइकिल की आवाज़ से उठ के बैठ गए। तो उन्होंने पूछा भोजपुरी में कि आप शिवानंद तिवारी हैं? हम कहे हाँ। हमें कैसे आप जान गए? तो बताया कि सुने हैं कि आप मोटरसाइकिल से गांव-गांव में घूम रहे हैं। कहा कि आइए बैठिए, पानी पीजिए। वो किस्सा सुनाने लगे कि इसी चौकी पर मैं लेटा हुआ था और घर में किसी बात पर मैं रूस गया था। वो कहा कि खाना में हम नहीं खाएंगे। और मेरी माई आके कहा कि बबुआ खा लो। हम तैयार नहीं हो रहे थे। उसी समय अचानक पता नहीं कहाँ से तिवारी जी आ गए और उन्होंने सुन लिया कि माई मेरी कह रही है कि खा लो। हम कह रहे कि ना खाई। तो उन्होंने कहा कि अरे एक जगह ना दू जगह परोसो, हमू नहीं कि खैले हमू खा ले। अब तिवारी जी को देखते तो कुछ पूछिए मत। उसके बाद तुरंत जो है लिपा पुता करके बैठ के कंबल उम्बल बिछा के बैठाया गया। तिवारी जी यहाँ भोजन किए। इस तरह से कई जगह हमको मिला
माने जैसे सिकरिया एक गांव है, चौबे जी मास्टर एक थे, उनके बहुत बड़े समर्थक थे, उन्हीं के यहाँ गया मैं। वो गांव में हमको घुमाने लगे, तो वहाँ दलितों में चमार टोली भी है और पासवान टोली भी है। चमार टोली में जब हम घूम रहे थे, वो मैंने बसा हुआ मोहल्ला था, टोला था, तो दिन में तो आदमी, सयाने आदमी ना के बराबर थे, सब लोग कमाई उमाई में निकले हुए थे। औरतें थी, देखी अनजान आदमी 8-10 आ रहे हैं तो वो सब भागने लगी। तो मास्टर साहब ने एक महिला को टोका, कहा कि रे फलाना के मता रही है, और देखो देखो के आइल बा। वो रुक गई, के हो पंडित जी? तो कहले कि हमको दिखा के उन्होंने कहा, कह रहे चिन्ह तारू, ये नु रामानंद बाबा के तार बेटा हवे। और मैं क्या बताऊँ, सब औरत ने टुड्डी मैंने मेरा पकड़ करके कहा कि अच्छा ये हवे, और ऐसा लगा कि मैं उसके घर का सामान हूँ। इस तरह की कितनी घटनाएं हैं। तो मैंने एक ढंग से आप कह सकते हैं कि जनता से समर्थन लेके, जनता की सहमति, मतदाताओं की सहमति लेकर के मैं चुनाव में खड़ा हुआ। और मेरे नॉमिनेशन के दिन भी अच्छी खासी संख्या में लोग आए वहाँ। कोई गाड़ी नहीं, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद हम चुनाव के बाद गांव-गांव में मोटरसाइकिल से प्रचार करने लगे, और मोटरसाइकिल से प्रचार करने लगे। दुबे जी को जिन लोगों ने कहा था शाहपुर से चुनाव लड़ने के लिए, उन लोगों की रिश्तेदारी भी थी दुबे जी से, और उन लोगों के परिवार में हमारे भी रिश्तेदारी थी। उन लोगों को मालूम था कि हम कहे कि अभी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी ये पर उन लोगों ने कहा था कि नहीं चलिए, वहाँ आपको खाली नॉमिनेशन फाइल करना है, 2 दिन चेहरा दिखा दीजिएगा, उसके बाद फिर आप आराम से जीत जाइएगा। दुबे जी जैसे बड़े नेताओं का होता है कि चुनाव अभियान शुरू होता है तो 10 बजे फलाने जगह, तो 11 बजे फलाने जगह, दिन भर में 6, 7, 8 सभा हो जाती है। कहीं 200 आदमी, कहीं 150, कोई तैयारी के बगैर इसी तरह से सभा होती थी। तो मैंने पहली सभा करनामेपुर में की। मैंने यह तरीका भी अपनाया कि जहां हमको सभा करनी होती थी, 2 दिन पहले उस इलाके में अगल बगल के गांव में दरवाजे में घूम जाता था। 2 दिन 3 दिन उसी इलाके में मैं जम जाता था और सबको न्योता देता था कि आइए सभा है। वोट देना नहीं देना आपकी मर्जी है, लेकिन हमको भी सुनने के लिए आइए। अब जो मेरी पहली सभा हुई करनामेपुर में, दुबे जी की सभा हुई थी, तो लोग बता रहे थे कि 200-250 लोग थे। तो योगा वाला ये है, योगा वाला आगे बढ़े, आ जाई है। अब हमारा भी तो मालूम नहीं है। ऐसी दे दो कुछ हो। हाल ले आओ तनी। हाँ ले आओ। तो लोग जो है, हमारी सभा में पहली जो सभा हुई उसमें खाली ईश्वरपुरा गांव है, माने विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं अच्छी खासी संख्या में, वैश्य लोग भी हैं, माने चमार लोग भी हैं, डोम लोगों की वहाँ बहुत अच्छी आबादी है। तो उस गांव से जो लोग निकले, बाबूजी वो हमारे विधानसभा क्षेत्र का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बूथ वहीं था, और वहीं से बाबूजी को लीड मिलता था। उस गांव से उनका बहुत गहरा संबंध था। वहाँ से लोग आए, समझिए करीब 400-500 की संख्या में, घोड़ा, शायद एक हाथी भी थी जहाँ तक हमको स्मरण है। और तुरही होता था, वो जो पुराने फिल्म में युद्ध का जो दृश्य दिखाई रहता है उसमें वो लंबा टेढ़ा तुरही जो है आधा दर्जन बजाते हुए लोग पहुँचे।
अब समझिए कि मेरी छाती चौड़ी हो गई और दुबे जी के जो समर्थक लोग थे वो बहुत चिंता में पड़ गए और इस तरह से सभा हमने करनी शुरू की। धीरे धीरे कुछ नौजवान मेरे साथ जुड़ने लगे। एक सभा बेलवनिया, जो मेरे गांव का बाजार है, हम लोग बेलवनिया एक ही पंचायत है हमारा गांव, और बेलवनिया जहुआ ये सब एक पंचायत में, वहाँ मेरी जो सभा हुई उस सभा में, और हम सभा के बाद जो है लोगों से पैसा मांगते थे। हर सभा में कुछ न कुछ हमको मिलता था। और बेलवनिया की सभा में तो 4-5 हज़ार रुपया हमको मिला, क्योंकि भैंस लोग भी हैं, बाजार है, और जहाँ सभा हो रही थी वहाँ माने सब्जी का बाजार भी लगता था। तो सब्जी वालों ने 5-5 रुपया, 10-10 रुपया, इसके अलावे 500 और 1000 भी एक आदमी ने हमको दिया, और लोगों ने कंधे पर हमको उठा लिया। उसके बाद हाथी पता नहीं कहाँ से मिल गई, हाथी पर चढ़ा दिया। जुलूस जो निकला, अब उस जुलूस की भीड़ में दुबे जी की समधी और दुबे जी के दामाद फंस गए। उसके बाद तो समझिए कि उन लोगों ने पूरी ताकत जो है लगा दी, झोंक दिया पूरी ताकत। उनके इलाके से बेरमो में जो लोग इनके शिष्य थे, बड़े बड़े ठेकेदार और लोग अलग अलग जातियों के, वहाँ जिनकी दूर दूर की भी रिश्तेदारी थी, जिस गांव में वहाँ गांव में बैठ गए, थैली खोल करके बैठ गए। सत्येंद्र बाबू का दौरा हुआ राजपूत गांव में, राम लखन बाबू का दौरा हुआ यादव गांव में, देवरहवा बाबा के शिष्य लोग प्रसादी लेके गांव गांव और उनका संदेश दे रहे थे कि दुबे जी को। दुबे जी के बारे में हमको, अभी बात सच है कि झूठ है, लोग कहते थे कि BBC रेडियो ने कहा कि दुबे जी शाहपुर में फंस गए हैं, कीचड़ में फंस गए हैं। अब उसके बाद समझिए कि जिस दिन, और चुनाव के करीब 8-9 दिन पहले, अब वहाँ गाड़ियों की गिनती नहीं दुबे जी के पक्ष में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, और हमारे मोटरसाइकिल में एक झंडा रहता था, पीछे हमारा नीला रंग का झोला था जिसको टांग के हम सब सर्वोदयी झोला कर सकते हैं, उसमें चटाई उटाई अपना सामान लेके सब हंसते थे हम पर। तो हमारे साथ जो जुड़े थे, और ख़ास करके नौजवान, उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब आपको जीप पर सवार हो जाना चाहिए, नहीं तो कौन ठीक है, कहीं गाड़ी उड़ी से कोई दबाव वबाव नहीं दे। तो हम लोगों ने जीप किया, साधन की कमी थी। एक गाड़ी जिस पर हम चढ़े, उसके ड्राइवर ओझा जी थे, और गाड़ी ड्राइवर भी पुराने पुलिस के रिटायर्ड थे, और गाड़ी भी उसी तरह से रिटायर्ड गाड़ी किसी तरह से चल रही थी। और ये तय हुआ कि हमारे यहाँ 3 ब्लॉक था, तो 2 ब्लॉक के लिए 2 गाड़ी रहेगी और 1 गाड़ी मेरी रहेगी। इसके अलावा कोई चौथी गाड़ी हम लोगों के क्षेत्र में नहीं चलेगी। गाड़ी पर हम लोग घूमना शुरू किए। मेरे गांव में हम रात में पहुँचे कि सुबह वोट डाल के वहीं से शुरुआत करेंगे। वोट डाले, और बगल में बरजा गांव है, आजकल वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं था है, लेकिन उस समय था। वहाँ बूथ पर हम गए। बरजा गांव बहुत बड़ा गांव, उसमें ब्राह्मण लोग भी मजबूत लोग हैं, भूमिहार लोग भी हैं, जादव लोग भी हैं, दलित लोग भी, अच्छी खासी आबादी है। 2 या 3 बूथ वाला गांव है। वहाँ प्राथमिक स्कूल भी है जहाँ बचपन में हम पढ़े थे। तो वहाँ हम गए बूथ पर, उम्मीदवार को जाने की इजाज़त रहती ही थी। हम गए, वहाँ एक पागल किस्म का लड़का था, नौजवान था। बाद में पता चला कि गाड़ी उड़ी का ड्राइवर है, भाड़ा की गाड़ी चलाता है। अब उसको अपने या उसको किसी ने चढ़ाया, उसकाया, वो आके हम पर
धमकाने के लिए, वहाँ से जाने के लिए छुरा लेके हमारे ऊपर पड़ गया। खैर छुरा हमको लगा नहीं, और लोगों ने जो हम जिस जीप पर थे उस जीप का टायर जो है फाड़ दिया। बहुत टेंशन हो गया, वहाँ तनाव हो गया उस पर, और ओझा जी हमारे गाड़ी के साथ गायब हो गए। अब तो हम वहाँ बैठ गए एक ढंग से सत्याग्रह ही कर दिया हमने। अब अगल बगल के गांव से, बेलोनिया से, हमारे गांव से भी 2, 4, 5, 7 आदमी आने लगे। एक दिनेश लड़का था, बिरादरी का, सोनार, बेलोनिया बाजार में उसकी दुकान थी। बाबूजी से, उसके पिताजी से बाबूजी का परिचय था, अच्छे जुड़ाव था उनका। वो भी चलाया, हल्ला हुआ तो वो भी चलाया मोटरसाइकिल लेके। अब एक तिवारी जी थे वकील बरजा गांव में, उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि अब आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो जैसे हल्ला होगा कि तो यहाँ लोगों की भीड़ जुटेगी, खामखा जो है एक खराब दृश्य जो है हो जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ बूथ कब्जा नहीं होगा। उसके बाद हम भी वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। हमको था कि भाई और जगह की स्थिति का जायजा हम लें, और हम वहाँ से दिनेश को कहे कि भाई हमको ले चलो। उसके मोटरसाइकिल पर हम बैठ गए, और हम आपको क्या बतावें क्या दृश्य था। मैंने जहाँ जाइए लग रहा था कि बूथ कब्जा है। यहाँ जो है दामोदरपुर में वहाँ के मुखिया जी थे, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, पुराने मुखिया जी। तो एक बूथ पर हमने देखा है गरीब लोग लाइन लगा के बैठे हुए। तो मुखिया जी बन रहा होगा 10-11 सुबह का। उन्होंने हमको कहा कि ये बूथ पर आधा आधा बांट लीजिए। वो समर्थक हो गए थे, हालांकि उन्होंने भी सहमति दिया था कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन दुबे जी के साथ हो गए थे। अब हमने देखा कि गरीब लोग उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं, और इनको वहाँ से भगाया जाए, बूथ कब्जा कर लिया जाए, ये भारी अपराध होगा। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। बाद में बूथ कब्जा हो गया हो। उसके बाद हम जहाँ गए, बड़े बड़े गांव में जहाँ 3 बूथ, 4 बूथ, 2 बूथ, अधिकांश गांवों में हमने देखा कि बूथ कब्जा है। अब तो उसी समय क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि मेरा नतीजा जो है क्या होगा चुनाव का। गनीमत ये था कि मेरी जमानत जो है बच गई थी। और एक ढंग से आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में बूथ कब्जा करके चुनाव जीतने का सिलसिला जो है दुबे जी के ही समय से शुरू हुआ। ये जो बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल में हों, वो हर हालत में चुनाव जीत करके सदन में जाना चाहते हैं, और खास करके लोकसभा में या विधानसभा में भी। अब दुबे जी जिनको चीफ मिनिस्टर बनने की माने संभावना थी, और जो बने भी, उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण था ये। अब वो लोग जो है किसी भी कीमत पर जीतने के लिए, माने जिस ढंग से पैसा बांटते हैं, राइफल की गोली बांटते हैं, आप उसका जानने का तरीका यही है कि ऐसे लोगों का कि यहाँ जो बूथ वाइज जो वोट पड़ता है, पोलिंग का जो प्रतिशत है, आप देखिएगा। आप कुछ बूथ जो है 25, 50, 100 बूथ ऐसा होगा जहाँ 90%, 95% पोलिंग है, और बाकी जहाँ लाइन लगा के लोग वोट दे रहे हैं वहाँ 40%, 45%, कुछ वोट उनको, कुछ वोट इनको। हमारे यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि लाइन लगा के जहाँ वोट हो रहे हैं, कहीं हम 10 वोट से आगे हैं, कहीं 5 वोट से आगे हैं, कहीं 30 वोट से आगे हैं, और जहाँ कब्जा हुआ वहाँ जो है 90% हो गया। तो अब सब समझिए कि 700, 800 अगर वोटर हैं तो वहाँ 600, 700 जो है अकेले दुबे जी को पड़ा। कहाँ से टिकते?
ये रोग जो है, जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने पैदा किया है, पैसा खर्च करने का। हमारा उस चुनाव में किसी ने बूथ पर पैसा लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जब लोग चंदा रहे थे, हमको याद है कर्जा बाजार में हम सभा कर रहे थे और पैसा मांगा हमने, तो बहरनपुर के एक माने जूता उता मरम्मत करने वाले चमार जाति के थे, लेदनाथ, उसने 5 रुपया निकाल करके हमको आके हाथ में दिया। हमको लगा कि मेरी आँख डबडबा गई लोगों का एक प्रेम मोहब्बत देख के। उसमें मेरे प्रति कितना था हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाबूजी का तो आधार एक था ही। कुल मिला जुला करके मेरा 25-26 हजार रुपये से ज़्यादा उस चुनाव में नहीं खर्चा किया। मैं इसके बाद जो है, मैंने पहली दफ़ा, उस समय तो हारना ही था, हम पहली दफ़ा विधायक बने समता पार्टी से। उसके पहले 90 में भी हम 85 के बाद 90 में लड़े। चंद्रशेखर जी से हम बेवजह जो है भिड़ गए। अपने आदर्शवादी राजनीति और अपने को एकदम सिद्धांत और फलाना ठिकाना जो भी हो, वही मेरी पहचान भी है। आज के दिन हमको बहुत ये नहीं रहा कि किसी भी कीमत पर हम चुनाव जीत जाए। ये इस तरह की राजनीति मैंने कभी नहीं की। जिंदगी में कभी हमने किसी अपराधी का सहारा नहीं लिया। हमने बूथ कब्जा करने के लिए किसी को ये नहीं किया, किसी को पैसा दे के वोट जो है लेने का। तो हम दो पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़े, और एक पार्लियामेंट के चुनाव में हमको याद है कि 21 लाख या 22 लाख रुपया खर्चा हुआ था, और जो पहला चुनाव था उसमें तो 18-19 लाख रुपया ही खर्चा हुआ था। आज जब का माहौल जब देखते हैं तो हमको लगता है कि राजनीति कहाँ जा रही है, लोकतंत्र है कहाँ, आज तो दिखाई कहाँ दे रही है। नीतीश कुमार हमारे साथी रहे हैं, लालू यादव को तो के साथ भी वो जब स्कूल में पढ़ते थे तब से हमारा संबंध रहा है। अब हमारे जैसा आदमी अपने आप को अनफिट पाता है, इसलिए हम मात्र जीवन में 2 बार विधायक बने। एक बार पहली बार विधायक बने समता पार्टी से, फिर वो विधानसभा क्षेत्र से बाई इलेक्शन में हम वहाँ चुनाव जीते, और मैंने 56 बरस की उम्र हमारी हो गई थी उस समय जब हम मैंने विधानसभा में प्रवेश किए। उसके बाद जो है फिर हमारा नीतीश जी से झंझट हो गया। उसकी कहानी तो अलग है, और उस कोशिश हम करेंगे कि अपने जीवन के इन कहानियों को हम उतार दें कहीं। तो उनसे अलग होके हम फिर चले आए थे लालू यादव के यहाँ, फिरोज से विधायक के रूप में। उसके बाद जो है अगला विधानसभा हम लड़े शाहपुर से, और शाहपुर से हम विधायक बने, लेकिन एक बार ही हम चुनाव जीते, अलग नहीं जीते। इसलिए कि हमारी राजनीति जिसको व्यवहारिकता कहते हैं वो हमारे राजनीति में रहा नहीं। झूठ बोलना, ठगना, बूथ कब्जा करना, पैसा अफराद खर्च करना, पूजा में चंदा देना, झंझट हो जाता था हमसे। और जो झंझट करेगा उससे चुनाव कहाँ से, तो वही स्थिति हमारी हुई। एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव हुआ। वहाँ 2005 में 2 चुनाव हुआ था। एक चुनाव में तो हम शायद 2000 या कितना वोट से जीते थे, दूसरे चुनाव में हार गए, और हार गए एक अपराधी से हार गए। हमको याद है कि मैंने एक शिवजी यादव करके कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था, बहुत ही मैंने मीठे स्वभाव का आदमी, जहाँ मिलना जहाँ जुलना सब लोग जानते थे। वो अकेला आदमी था, कम्युनिस्ट पार्टी का खांटी मेंबर था। तो कम्युनिस्ट पार्टी की कोई वहाँ ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी हत्या हुई, और क्या निरसस ढंग से हत्या हुई। हम जो है उस लड़ाई को लड़े, उसके लाश को लेके हम एसपी के फाटक पर धरना दिए। उस समय मंत्री थे हम,
एसपी को बुलाए गेट पर और हम लोगों ने कहा कि इसकी जांच हो। वहाँ से फिर गए उसके घर में उसका दाह संस्कार में शामिल हुए। और मैंने हमारे साथ राजेंद्र था, राजेंद्र मनियारा का रहने वाला नाम भी अपना रख लिया है, राजेंद्र मनियारा। तो उस समय सब लड़के थे, हम भी नौजवान थे। अब जो है हम बुढ़ा गए, वो सब भी बाप दादा मैंने बेटी दामाद वाला हो गया है। तो उसने लिखवाया, ठिप्पा दिलवा ले लिया उसकी पत्नी से और हम लोग बैठ करके मैंने FIR ड्राफ्ट किया। ऐसी हालत थी, आतंक था। तो वही दूसरी बार चुनाव हम हारे। तो उस समय की हालत हम देखते हैं, अपनी बात हम कहते हैं। हमारे चुनाव क्षेत्र में मैंने लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अपर ऊंची जात की संख्या ज़्यादा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और बिहियाँ प्रखंड जो है उसमें पिछड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की भी अच्छी खासी आबादी है। तो यही हालत रही है। और अपर कास्ट के बारे में तो हमको क्या कहा जाए, सभी जातियाँ में जो अपराधी है वही नायक हो जा रहे हैं। ये हमने देखा है। तो आज के माहौल को देख करके मैंने सोचा कि अपना जो चुनावी तजुर्बा है वो आप लोगों को सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।